Good evening to all my dear students. I have provided you next 10 questions and I hope you will like it. तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारामापी की स्थिति परस्पर बदल दी जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संतुलन आपका पॉइंट वहीं पर ही प्राप्त होगा जहां पर आपका पहले प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विभवमापी विभवांतर मापने का एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होना चाहिए। शून्य होता है, अनंत होता है, अनिश्चित होता है, या फिर निर्भर करता है बाह्य प्रतिरोध के ऊपर। तो विभवमापी का यूज क्या है। विभवमापी का यूज ये है सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए सेल का, और साथ ही हम क्या कर सकते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, और किसी विद्युत परिपथ के अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में विद्युत विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं, के मध्य विभवांतर ज्ञात करने की यूज होता है। ये कब काम करता है, ये इसकी कंडीशन कौन सी होती है। कंडीशन इसकी ये है कि जब अविक्षेप की स्थिति, अविक्षेप की स्थिति मतलब जब गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप शून्य हो जाए, उस स्थिति के अंदर इसके अंदर किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वास्तव में विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, और जो अनंत प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, आपको पता ही है वोल्टमीटर का जो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है। समझ में आया। तो विभवमापी से विभव मापन की स्थिति में यह परिपथ से कोई विद्युत धारा ग्रहण नहीं करता, अर्थात अविक्षेप की स्थिति होती है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है। इस अवस्था में यह आदर्श वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करता है। ये तो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए, तो इससे आपको स्पष्ट भी हो गया होगा। तो विभवमापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि यह एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है। और आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवमापी में तार के पदार्थ का प्रतिरोध तथा यहां पे लिखना था ताप गुणांक, ओके, ताप गुणांक लिख लेना यहां पे, ताप गुणांक कितना होना चाहिए। तो विभवमापी के अंदर जो तार बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है मैग्नीन की, यूरेका की अथवा कॉन्स्टेंटाइन की, उन मिश्रित धातु की बनती है ये। और मिश्रित धातु में क्या गुण होता है, मिश्रित धातु का गुण यही होता है कि मिश्रित धातु का जो प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, वह होता है उच्च, और ताप गुणांक होता है न्यून। अर्थात क्या होता है कि जो ये मिश्रित धातु होती हैं, इनकी जो इनका प्रतिरोध है वो ताप के ऊपर निर्भर बहुत ही कम करता है। ताप गुणांक इनका अलग होता है। तो आपको पता ही है कि चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, लेकिन मिश्रित धातुओं का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पर उतना परिवर्तित नहीं होता, बहुत ही कम परिवर्तित होता है। इसलिए हम इसके अंदर मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटाइन जैसी मिश्रित धातुओं का प्रयोग करते हैं। याद रखने वाला पॉइंट ये है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है उच्च और ताप गुणांक होता है न्यून। तो इसके अंदर जो पूछा है, विभवमापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध तथा ताप गुणांक होना चाहिए, तो इसमें क्योंकि मैंने शायद दोनों ऑप्शन लिखे नहीं है, तो आप ये याद रख लेना, प्रतिरोध होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ताप गुणांक होना चाहिए न्यून होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ चित्र में धारा का मान क्या होगा। धारा का मान देखो, ये जो ऐसा चित्र होगा किस नियम से करोगे, ये नियम होगा क्रिकॉफ का संधि नियम, और क्रिकॉफ का संधि नियम हमने कल ही किया था, कल लास्ट क्वेश्चन किया था। उसके अंदर था कि ये किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है, आवेश संरक्षण नियम और ऊर्जा संरक्षण नियमों के ऊपर ये आधारित है। होता क्या है पहला नियम ये होता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सीधा सिंपल भाषा में कहे तो किसी संधि के ऊपर आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा के योग के। तो यहाँ पे चित्र में देखो क्या है, आने वाली धारा कौन कौन सी है। इस पॉइंट O के ऊपर जो आने वाली धारा है वो आपकी है, इन सबको जोड़ लेंगे, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर और 4 एम्पियर।
सबको जोड़ा 5 4 9 तो 11 एम्पियर हो गया। जाने वाली धारा होगी केवल ये एक है, तो इसको माइनस कर दो, तो पीछे जो आई बचा वो कितना हुआ 7 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का स ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सामने से दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप ऐसा चित्र बना बनाया आ जाए तो आपको क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था निकाल करके चेक कर लो कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही कंडीशन। ठीक है, तो पहले देखो ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था क्या होती है, P बटा Q बराबर R बटा X, कल आपको मैंने कराया था। तो इसके अंदर देखो ये P मान लो मेरा 8 है, तो 8 बटा 6 बराबर होना चाहिए 4 बटा 3 के। हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मैंने लिखा इसके अंदर। 8 बटा 6 बराबर 4 बटा 3, ये कट के 4 बटा 3 ही हुआ, तो 4 बटा 3 बराबर 4 बटा 3। मतलब क्या हुआ, ये जो परिपथ है ये संतुलित है। संतुलित है तो A व B के मध्य विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों पॉइंट समान विभव के ऊपर होंगे। समान विभव का मतलब इनके अंदर विभवांतर 0 होगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी करेक्ट हो गया। 36वां क्वेश्चन, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है तथा इसके अक्ष पर केंद्र से इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है। अतः आपको B बटा B0 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको दो फॉर्मूले लगेंगे सिंपल से। केंद्र पर कितना होता है और अक्ष पर कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र। केंद्र पर कितना होता है, केंद्र पर होता है आपका ये B इज इक्वल टू B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बटा आर। ये तो हो गया केंद्र पर। अक्ष पर कितना होता है, अक्ष का फॉर्मूला है ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस सारे का घात 3 बटा 2। ठीक है ना। इसमें याद रखना ये काटना नहीं, क्या नहीं काटना, ये मत काटना, ये 2 पाई से ये आप काट मत देना यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल है, बिल्कुल याद रहेगा इजी। वृत्त के लिए जो इसकी कुंडली के ऊपर होता है म्यू नॉट पॉइंट 4 पाई 2 पाई आई बटा आर होता है, और लंबे सीधे धारावाही चालक वाला भी हम आगे आएंगे तब करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसमें पाई नहीं होता, उसमें होता है 2 आई बटा आर। तो अभी यहाँ का काम यहाँ करते हैं। केंद्र के ऊपर जो ये हुआ इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, और जो अक्ष पर है, अक्ष पर आपको इसमें एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है, ये कंडीशन है आपको B वहां पर ज्ञात करना है, इसके अक्ष पर केंद्र से त्रिज्या के बराबर हो जाए, त्रिज्या के बराबर हो जाए। तो मैंने क्या लेना है यहां पर, इसी फॉर्मूले के अंदर जो ये वाला फॉर्मूला है उसके अंदर मैं x बराबर r रखूंगा। मैंने क्या रखा, इस x की जगह r रखा, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे मेरे पास आर स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो क्या किया, आगे इसी को सॉल्व किया, ये एक आर स्क्वायर और ये एक आर स्क्वायर मेरे पास बन गया 2r स्क्वायर। क्लियर। आगे मैंने क्या किया, आगे किया मैंने, एक सेकेंड, आगे मैंने ये किया, जो ये 2r स्क्वायर इस सारे की घात 3 बटा 2 है, इसको अलग अलग पावर कर दिया, 2 की घात 3 बटा 2 और r का स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही, गुणा कर दिया 3 बटा 2 से। क्लियर। अब जो आगे इस इक्वेशन को मैंने यहां पे सॉल्व किया, क्या किया मैंने देखो 2 की घात 3 बटा 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 की घात 1 गुणा 2 की घात हाफ। ठीक है, 1 प्लस हाफ 3 बटा 2 होता है, 1.5 होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात हाफ का मतलब हो गया √2। मैंने यही लिखा इसको, देखो ध्यान से, यही लिखा है। और साथ में क्या किया, साथ में जो यहां पर था ये
2 से 2 कट गया, केवल r की घात 3 बचा। ये r की घात 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आपके पास में ये इक्वेशन बन गई, ये वाली। इसके अंदर क्या किया आगे, जो यहाँ पे r स्क्वायर है ऊपर और बटा में r की घात 3 है, तो ये ऊपर वाला कैंसिल हो गया, नीचे केवल एक r बचा, वो मैंने लिख लिया। तो इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ये सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है b बटा b नॉट। मतलब कि मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 है जो है वो है b नॉट, और साथ ही इक्वेशन नंबर जो 2 है आपकी, वो है मेरे पास में b। तो मेरे को b बटा b नॉट निकालना है, मतलब मेरे को इक्वेशन नंबर 2 बटा इक्वेशन नंबर 1 करना है, इनका अनुपात निकालना है। मैंने आगे यही किया है। इक्वेशन नंबर समीकरण 1 व 2 से मतलब 2 बटा 1 किया मैंने। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, 2 पाई आई और 2 पाई आई भी कैंसिल, और साथ में ये r और ये r भी कैंसिल। नीचे मेरे पास बचा 1, मतलब 1 बचा, और ऊपर क्या बचा मेरे पास, 1 बटा 2 रूट 2 बचा। तो ये मैंने लिख लिया 1 बटा 2 रूट 2। तो b बटा b नोट का मान क्या आया, 1 बटा 2 रूट 2। कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बुक के अंदर और क्वेश्चन बैंक के अंदर रॉन्ग दिया है। वहां पे गड़बड़ क्या किया, यहाँ पर आवेश नहीं दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर आवेश होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो आवेशित कण के ऊपर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगता है, आपको इन कणों के ऊपर जो है बल याद करना है। ये सारी आवेशित है। तो आवेशित कण के ऊपर जो बल लगता है F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा लगता है। यहाँ पे B तो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो तो ऑलरेडी बता ही दिया। Q क्या है, कण के ऊपर आवेश। V है कण का वेग, और थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग घटक के साथ बनने वाला कोण। वो हमें इसके अंदर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है लंबवत प्रक्षेपित है। लंबवत प्रक्षेपित मतलब साइन थीटा, थीटा इसमें 90 डिग्री हो गया तो साइन 91 हो गया, ठीक है। अब यदि क्या माने, हम मान लेते हैं कि ये तो साइन 91 हो गया, ठीक है। वेग मान लेते हैं सभी कणों का समान है, तो पीछे किसके ऊपर निर्भर करता है, केवल और केवल जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, Q के हो गया। मतलब जितना आवेश ज्यादा उतना ही बल ज्यादा। तो आप इसमें देखो ध्यान से, आवेश किसके ऊपर ज्यादा है, आवेश लिथियम के ऊपर ज्यादा है, +3 आवेश है, तो लिथियम के ऊपर ज्यादा बल लगेगा। स्पष्ट है कि Li3 पॉजिटिव पर आवेश अधिक है, इसलिए उसके ऊपर जो बल लगेगा वो सर्वाधिक लगेगा। बुक के अंदर जो दिया है वहां पर क्या दिया है, यहाँ पे गड़बड़ दिया है, यहाँ पर आवेश नहीं दिया हुआ, ठीक है, वो न्यूट्रल दिए हुए सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि G प्रतिरोध के धारामापी से मुख्य धारा की 2% धारा पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक हो, तो पार्श्व जो पथ है जिसके अंदर शंट प्रतिरोध लगता है उसका मान क्या होगा। तो ये आपको पता ही होगा, शंट प्रतिरोध लग रहा है, शंट प्रतिरोध लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, शंट प्रतिरोध का मतलब हो रहा है कि आपका गैल्वेनोमीटर को किस में बदला जा रहा है, गैल्वेनोमीटर को बदला जा रहा है एमीटर में। एमीटर के समान, जो एमीटर को बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध छोटा अल्पमान का प्रतिरोध लगाया जाता है। तो ये देखो ध्यान से थोड़ा, ये ले लिया मैंने गैल्वेनोमीटर G, ठीक है। मान लो मेरे पास में I धारा आ रही है, ठीक है। तो ये जो धारा चली गई गैल्वेनोमीटर के अंदर वो मान ली मैंने IG, और इसके गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में मैंने लगा दिया शंट प्रतिरोध S, ठीक है ना। तो उसको कितना मान लिया, उसके अंदर धारा कितनी आई, उसके अंदर मान लो मेरे पास धारा आई IS। तो संधि नियम से किरचॉफ से I धारा यहाँ से आ रही है, IG यहाँ पर चली गई गैल्वेनोमीटर में, तो बाकी धारा इसके अंदर कितनी आई, I माइनस IG। अब ये आपको बता दिया, क्या बता दिया कि दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, दोनों आपके लगे हुए हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में
विभव का मान समान होता है, विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। तो मैं इसी सिद्धांत का प्रयोग करूंगा कि जी के ऊपर विभवांतर बराबर हो गया एस के ऊपर विभवांतर। तो ये मैंने इधर कर लिया। विभवांतर कैसे निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे V बराबर आई आर ओम के नियम से। तो जी के ऊपर विभवांतर, तो इसमें जी, तो ये प्रतिरोध आर ही दिया है, आर ही हो गया। तो इस जी के लिए आई कितना हो गया, जी के लिए आई हो गया, ये दिया देखो मैंने चित्र के अंदर बनाया है आई जी। तो जी के ऊपर विभवांतर हो गया आई जी गुणा जी बराबर एस के ऊपर कितना विभवांतर, एस के ऊपर विभवांतर V बराबर आई आर ही लगाएंगे ओम का नियम। आर कितना दिया है, आर तो उसमें एस दिया है तो ये एस ले लिया। आई मतलब इस एस के अंदर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो आपकी हो रही है आई माइनस आई जी। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है आई माइनस आई जी। साथ में इसके अंदर एक चीज और दी गई है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जो जी प्रतिरोध के धारामापी से मुख्य धारा की 2% धारा चाहिए पूर्ण विक्षेप के लिए। ठीक है, मतलब आई जी का मान आपको दिया गया है। आई जी का मान कितना दिया गया है, आई जी का मान आपको दिया गया है आई का 2%, आई का 2%, आई का 2% कितना हो गया, आई का 2% आपके पास हो गया आई गुणा 2/100, ये कट गया 1/50 हो गया। तो आई कितना हो गया, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 50, तो 50 आई जी बराबर आई। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये समीकरण है ना 1 नंबर, यहां पे देखो आई जी और यहां पे आई, तो आई की जगह मैं क्या रख दूंगा 50 माइनस आई जी रखूंगा इसके अंदर। तो ये इक्वेशन मेरी सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने आई बराबर रख दिया 50 आई जी यहां पे। तो 50 आई जी में से आई जी गया 49 आई जी, ये इधर जाकर भाग हुआ, तो आई जी से आई जी कैंसिल, तो जी बटा 49 आया एस का मान, जी बटा 49। ध्यान से देखो जी बटा 49 कौन सा ऑप्शन है, जी बटा 49 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सावधानी से करना इसको। एक छोटी सी गलती, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन एक छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन रॉन्ग करवा सकती है। एक परिनलिका के फेरों में धारा आई प्रवाहित करने पर इसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है। परिनलिका की लंबाई व फेरों की संख्या को यह बोल रहा है कि 2 गुना करने पर चुंबकीय क्षेत्र आपको वही प्राप्त करना है जो पहले था। तो उसके लिए प्रवाहित धारा कितनी चाहिए, हमें क्या करना है, फेरों की संख्या और लंबाई को करना है दुगना। हम चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र वही प्राप्त हो जाए जो पहले था, ठीक है ना। तो उस केस के लिए धारा कितनी चाहिए होगी। तो परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B = μ0 Ni। अब यहाँ पे n क्या है, कुल फेरों की संख्या नहीं है, यही गलती करेंगे जो बच्चे करेंगे। n क्या है, कुल फेरों की संख्या नहीं है, n है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। प्रति एकांक लंबाई का मतलब, मान लो आपके पास में, मान लीजिए आपके पास ये परिनलिका है जिसके अंदर ये फेरे हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसकी जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और फेरों की संख्या इसमें 200 है। समझ में आया। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हुई, कुल फेरे हुए 200 बटा कुल लंबाई कितनी हुई 100। तो प्रति एकांक लंबाई का मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे हैं, 2 फेरे हैं। तो ये तो क्या समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें यही गलती करते हैं ज्यादातर कि आपको ध्यान रखना है n यहाँ पे क्या दिया है, n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। इस n का मान आपको रखना है, क्या रखना है, ये रखना है जो यहाँ पे मैंने बताया अभी, कुल फेरों की संख्या बटा कुल लंबाई, इसको आप रख लो n/l। मैंने इसी के अंदर यही रखा है। आगे देखो इधर ये रख लिया इसके अंदर, इस समीकरण को मैंने मान लिया 1। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दो। अब ये कह रहा है लंबाई को ले लें दुगना 2l ले लें, और फेरों की संख्या ये है कुल फेरों की संख्या, जो n है ना बड़ा N यहाँ पे है, कुल फेरों की संख्या ले लें 2n, और चुंबकीय क्षेत्र क्या रखें, वही रखें,
तो आपको धारा निकालनी है। मतलब आई को मैं आई न्यू मान लेता हूँ, आप I1 भी मान सकते हो, इसको आई न्यू मान लो कि नया आई कितना होगा। तो सेम ये जो चीज़ें हैं आप इस इक्वेशन के अंदर रखो। बी को तो मेरे को बी लेना है, म्यू नोट तो कांस्टेंट है वही रहेगा। यहाँ पे जो n/L था उसको आपको क्या लेना है, अभी दुगना लेना है, दुगने फेरे लेने हैं, दुगनी लंबाई लेनी है। आई का मान क्या करना है, जो इसके अंदर जो ये आई है, आई को आपका मान ज्ञात करना है कि क्या परिवर्तन होगा, वो मैं ले लेता हूँ आई न्यू ले लिया। अब देखो ध्यान से, ये सारा कुछ हो गया। अब जो समीकरण 1 के अंदर है ये बी है ना, और हमारे पास इधर भी क्या है, इधर भी देखो बी है। ये समीकरण 1 के अंदर मैं ये बी का मान रख देता हूं। ये मैंने डबल बार लिख लिया, ये वाली ये समीकरण 2 बार लिख ली, आप चाहो तो एक ही बार लिखना। तो इस बी की जगह वो मान रख दिया मैंने। बी के अंदर मान क्या था, म्यू नॉट n/L आई। अब देखो इधर 2 से 2 कैंसिल, n/L से n/L कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल। तो मतलब आई न्यू क्या रहा आपके पास, आई ही तो रहा। आई न्यू क्या रहा, आई ही रहा आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आदर्श वोल्टमीटर एवं आदर्श एमीटर के प्रतिरोध कितने होने चाहिए, पहले हम बता चुके हैं कितना होना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत, और आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 0। तो क्रमश से बताना है, पहले वोल्टमीटर का बताना है फिर एमीटर का बताना है, ये ध्यान रखना। तो पहले वोल्टमीटर का अनंत, ये रहा अनंत, और एमीटर का होता है 0, ये रहा 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए 4 वीडियो के अंदर, मैंने आपको 10-10 करवा दिए। तो आपने ये सभी ने देखा वीडियो को अच्छे से, थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आप ये जो सारे क्वेश्चन है, ये तो जो PDF फाइल दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करें, उसको अच्छे से देखें और कॉपी के अंदर लिख के देखें। लिख के देखे बिना ये आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।